हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे वर्तमान में बीए और एमए वालों का कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग भी अपनी अपनी क्लास के अनुसार टाइम टेबल नोट कर लेना। सब ऑनलाइन दिया हुआ है और सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी तैयारी करें, ठीक है। तो मैं भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल कराने का तरीका बताता रहता हूँ। पिछली क्लास में भी अपन ने बीए सेमेस्टर फर्स्ट ज्योग्राफी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको मैंने एक एक करके हल करने का तरीका बताया और समझाने की कोशिश की। आप भी इस प्रकार से ही अच्छी तरह से समझते हुए तैयारी करें। दूसरी बात है कि आज अपन बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बीए सेमेस्टर फिफ्थ वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी चलती है आपके विश्व का भूगोल, जिसमें सिलेबस के अनुसार जो आपके दिया हुआ है उसके अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, उनको किस तरीके से हल करना चाहिए। और सबसे पहले पेपर पैटर्न का पूरा ध्यान रखना है। आपके ज्योग्राफी में 70 नंबर का पेपर आएगा। कितने का? 70 नंबर का। और 70 नंबर में से आपको पासिंग मार्क के लिए 28 नंबर लाना जरूरी है। 28 नंबर, ठीक है। अच्छी परसेंटेज बनने के लिए जरूरी है आगे कितने लाओ, बाकी कम से कम आपको 28 नंबर लाना चाहिए। और किस तरीके से लाया जाता है, ज्योग्राफी का जो पेपर चेक कॉपी चेक होती है उसमें एक एक चीज़ को डायग्राम सहित अच्छी लैंग्वेज में आंसर देखा जाता है, ठीक है। तो अच्छी लैंग्वेज में कब लिखा जाता है? जब क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप लिखा जाए, जब लैंग्वेज से बैठती है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखो, ठीक है। और उसी के आधार पर आप लोग तो आपके जो सिलेबस के अनुसार एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति एवं भौतिक प्रदेश से संबंधित आपको विस्तार से अध्ययन कर लेना है। अब इसमें देखो, इससे संबंधित अगर मान लो आपके क्वेश्चन बन करके आ गया तो एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति लिखेंगे सबसे पहले कि विश्व के मानचित्र में एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। इस तरीके से मतलब इनकी जानकारियाँ देना। इसमें कौन कौन से देश हैं, विश्व प्रसिद्ध कौन कौन सी चीज़ें हैं। चीज़ें मतलब एक तरह से हिमालय जैसे पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है, मैदानी भाग है, विश्व प्रसिद्ध नदियाँ कौन कौन सी बहती है। इस प्रकार की एक सामान्य जानकारियाँ देनी है। स्थिति का पता लगाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इसी तरीके से एशिया महाद्वीप
विश्व के मानचित्र में कहाँ है, उसकी भौगोलिक स्थिति पूर्ण हो जाएगी। तो लगभग आपको एक पेज में इसकी भौगोलिक स्थिति पूरी लिखना है। इसके बाद में ग्लोब पर इसके अक्षांश और देशांतर कितने हैं, कहाँ पर अक्षांश रेखाएं किधर से किधर की ओर है बढ़ते क्रम में, और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इस तरीके से इसकी भौगोलिक स्थिति में पूरी जानकारी देना है। तो लगभग एक पेज में आपको ये लिखना है। एवं भौतिक प्रदेश, इसके बाद में संपूर्ण एशिया महाद्वीप को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेश ये टॉपिक लगा करके और फिर उसका वर्गीकरण कर देना है, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, और उसके बाद में एक एक करके उसका विस्तार से लिखना है कि कौन सा भौतिक प्रदेश, इसकी क्या पहचान है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से देशों में है और उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। इस तरीके से प्रत्येक भौतिक प्रदेश को आप लगभग एक आधा पेज में लिखना है और पूर्ण रूप से मतलब विस्तार से लिखना है। ठीक, इसमें ये आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। और वर्ड मानचित्र बनाना और उसमें एशिया महाद्वीप को डाल कर देना, कोई नंबर काट ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 2 में एशिया महाद्वीप के जल प्रवाह तंत्र को समझाइए। ठीक है, जल प्रवाह तंत्र यानी अफवाह तंत्र एशिया में, अब भारत भी उसी में सम्मिलित है। तो भारत के का जल प्रवाह तंत्र जो पढ़ा है ना आपने, उसको भी इसी में सम्मिलित कर दो, क्योंकि एशिया महाद्वीप में तो है। और जितने भी एशिया महाद्वीप में भारत के जल प्रवाह तंत्र है उसको वर्गीकरण प्रवाह तंत्र, सबसे पहले तो प्रवाह तंत्र को समझ लो कि जल प्रवाह तंत्र क्या है या अफवाह तंत्र क्या है, एक ही बात है। यानी कि धरातल की अनुकूलता में प्रवाह करने वाली नदियाँ अपनी मुख्य सहायक नदियों के साथ बहती हुई एक प्रवाह तंत्र विकसित करता है। उस प्रवाह तंत्र को जल प्रवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उद्गम से लेकर के और समुद्र में गिरने तक जितने भी सहायक नदियों के द्वारा एक प्रवाह तंत्र बनता है उसको बोलते हैं। इसके बाद में विश्व के प्रमुख पर्वत एवं पठार, विश्व के प्रमुख पर्वत एवं पठार कौन कौन से हैं, कहाँ पर है, उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन से युग में इसकी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होने का क्या कारण है। इस तरीके से एक एक करके विस्तार से अध्ययन इस प्रकार से पूछना है, इसी प्रकार से लिख देना है। ठीक है, तो विश्व के हिमालय पर्वत है, अरावली है और अन्य प्रकार के जितने भी हैं, क्या नाम से एंडीज पर्वतमाला है, आल्पस है, रॉकी है, इस प्रकार के जितने भी पर्वतीय है, पठार है, तो उन सबको विस्तार से लिख करके और फिर उसके उत्पत्ति सहित विस्तार से लिख देना है। चौथे नंबर का कोपेन के अनुसार
जलवायु वर्गीकरण कीजिए। कोपेन के अनुसार विश्व की जलवायु का वर्गीकरण, आप विस्तार से, जलवायु क्या है? एक तरह से मौसमी दशाओं का स्थायी स्वरूप है। मौसमी दशाओं का स्थायी स्वरूप है जिसमें तापमान, वर्षा वितरण, आर्द्रता, वायुदाब, इस प्रकार की जो मौसमी दशाएं होती है, इनका बदलता स्वरूप तो मौसम के रूप में जाना जाता है और इसका स्थायी स्वरूप जलवायु के रूप में जाना जाता है बस। और इसी में से तापमान और वनस्पति को एक मुख्य आधार मान करके इन्होंने विश्व की संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में मुख्य रूप से बांट करके और अध्ययन किया है। ठीक है, और 5 भाग के भी उपभाग हैं और उनको ABC, अंग्रेजी के ABCDE तक जो उनके जो कोड वर्ड लिया है उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है और उसी का विस्तार से अध्ययन समझते हुए बता देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कोपेन के अनुसार विश्व जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से विस्तार से बता देना है। 5वें नंबर का है विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि पेटियों से संबंधित भी क्वेश्चन बन करके आएगा है। जैसे गेहूँ पेटी है, मक्का पेटी है, इनसे संबंधित क्वेश्चन बन करके जरूर विस्तार से इसका अध्ययन करना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से कारण हैं जिससे इन पेटियों का विकास हुआ है। ठीक है, 7वें नंबर का है न्यूजीलैंड के लौह इस्पात उद्योग। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, कोयला उत्पादक क्षेत्र, प्राकृतिक कोयला किस कहाँ पर उत्पन्न होता है और प्रत्येक का कौन सी कोटि का कोयला है, उसकी क्या पहचान है, कहाँ काम आता है और ऊर्जा के लिए किस प्रकार से उसका उपयोग है, ये सारी चीज़ें विस्तार से लिखना है। इसके बाद में
गेहूं, चाय, चावल, मक्का और गन्ना। उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं एवं उत्पादक क्षेत्र। ठीक है। गेहूँ, चाय, चावल, मक्का और गन्ना उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, इनके लिए आवश्यक भौगोलिक, इनमें से एक फसल जरूर आएगी। तो आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी है और विश्व में कौन कौन से देश इसके उत्पादक के क्षेत्र हैं। इसके बाद में विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को पढ़ लेना। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन जरूर बन करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। और 12वां है कपास, सूती वस्त्र एवं लौह इस्पात। उद्योग, विश्व के सूती वस्त्र एवं लौह इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों में से एक उद्योग जरूर आएगा। ठीक है, तो इनको विस्तार से आपको समझते हुए अध्ययन करना है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जैसे इसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है, इसके लिए आवश्यक दशाओं में लिखना, ये कच्चा माल है, इधर से मार्केट है, परिवहन है, ये आवश्यक दशाओं में लिखना। इसके बाद में विश्व के उत्पादक क्षेत्र, कौन कौन से देशों में इसका उत्पादन होता है, और इसके बाद में व्यापार। तो ये 3 चीज़ें लिखना है और विस्तार से विश्व के मानचित्र में फिर उसको चिन्हित कर लेना है। इसी तरीके से लौह इस्पात उद्योग को लिखना है। लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थापित किया जाता है, उसके लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है, कच्चा माल कौन कौन सा काम आता है, इसके बाद में मार्केट, परिवहन वगैरह और लेबर किस प्रकार से काम आती है, और फिर उसके बाद में व्यापार, विश्व स्तर पर इसका व्यापार किस तरीके से चलता है। ये आधारभूत उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग मतलब यानी कि दूसरे उद्योग भी इस पर निर्भर है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। दूसरे उद्योग मतलब जैसे सूती वस्त्र उद्योग भी है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कपड़ा बनाने के लिए मशीनें बनी है, वो किसकी बनी है? लोहे की तो बनी,
तो दूसरे उद्योग भी इस उद्योग पर निर्भर है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको चीज़ें समझी है और कौन कौन सी चीज़ किस प्रकार से मतलब सावधानी रखते हुए समझते हुए अध्ययन करना है, विस्तार से करना है। इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिले बहुत सारे, ठीक है। और विस्तार से अच्छी तरह से समझते हुए लिखते चलना, डायग्राम जरूर बनाना और अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।